नमस्कार। आज का यह वीडियो भारतवर्ष की उन सीमाओं से जुड़ा है जहां केवल भूगोल नहीं बल्कि इतिहास, संप्रभुता और राष्ट्रीय चेतना निर्धारित होती है। एलसी, आईबी, एलएसी और एजीपीएल ये कोई साधारण शब्द नहीं है। ये भारतवर्ष की सीमाओं पर बनी वो वास्तविकताएं हैं जो नक्शों, ऐतिहासिक संदर्भों और जमीनी के जमीनी स्थिति के बीच का अंतर स्पष्ट करती है। इन रेखाओं के माध्यम से यह तय होता है कि कहां नियंत्रण है, कहां अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है और कहां वास्तविक स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। इस वीडियो में प्रस्तुत की गई समस्त जानकारी इतिहास की मानक पुस्तकों, सार्वजनिक से उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों और गूगल पर उपलब्ध विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न करना नहीं बल्कि विषय को शैक्षणिक, तथ्यात्मक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है। इस लेक्चर में हम एलसी, आईबी, एलएसी और एजीपीएल को उनकी परिभाषाएं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और व्यावहारिक दृष्टिकोण से समझेंगे ताकि यह विषय केवल याद न किया जाए बल्कि गहराई से समझा जाए। इस वीडियो में भारत के सीमांत देश, लैंड बॉर्डर, मैरीटाइम बॉर्डर, उसके बाद आप एलओसी और आईबी, क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान के साथ, सीज फायर लाइन क्या है, एलओसी क्या है, आईबी क्या है, शिमला एग्रीमेंट क्या है, एलएसी कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना क्या है, मैकमोन लाइन क्या है, शिमला कन्वेंशन क्या है, एलएसी क्या है, एजीपीएल क्या है और इनके बीच में क्या क्या अंतर है। भारत का लैंड बॉर्डर टोटल 7 देशों के साथ है जो कि टोटल 15,106.7 किलोमीटर है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच टोटल जो हमारी बाउंड्री पड़ती है 3233 किलोमीटर, जो कि मुख्यतः पंजाब, राजस्थान और गुजरात और जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट के साथ जाती है। भारत का चाइना के साथ टोटल जो बॉर्डर है वो लगभग 4056 किलोमीटर है, जो कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के साथ होती हुई जाती है। नेपाल के साथ भारत की कुल सीमा 1751 किलोमीटर है, जो कि मुख्यतः उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल स्टेट के साथ होती हुई गुजरती है। भूटान के साथ भारत की सीमा टोटल 699 किलोमीटर है, जो कि वेस्ट बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, आसाम हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। जो भारत का म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है वो है तकरीबन 1643 किलोमीटर, जो कि आपका मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम स्टेट से होते हुए गुजरता है। इंडिया और बांग्लादेश के साथ टोटल जो हमारा बॉर्डर है वो 4096 किलोमीटर है, जो कि मुख्यतः मेघालय, त्रिपुरा, आसाम, मिजोरम और वेस्ट बंगाल स्टेट से होते हुए गुजरता है। कुछ बॉर्डर भारत का अफगानिस्तान के साथ भी है, लेकिन वर्तमान में वो आपका पीओके के अंदर है, जो कि आपका टोटल 106 किलोमीटर है और वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, लेकिन अभी पीओके के अंदर वो बॉर्डर सम्मिलित है। अभी समुद्र से और जिसे मैरीटाइम बॉर्डर कहते हैं वो मुख्यतः आपका श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया। श्रीलंका का आपका तमिलनाडु, मालदीव का लक्षद्वीप और इंडोनेशिया का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से लगता है। जो कोस्टल स्टेट्स है, टोटल जो कोस्टल हमारा बॉर्डर है तकरीबन 7616.6 यानी कि 7516.6 किलोमीटर, जो कि मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से गुजरता है। उसके अलावा आपके यूनियन टेरिटरीज हैं दमन द्वीप और पांडिचेरी।
इनसे भी हमारा कोस्टल जो बॉर्डर है वो होके गुजरता है। अभी मैं आपको बताऊंगा एलओसी, एलसी और आईबी ये क्या है। एलओसी क्या है, एलसी क्या है और आईबी क्या है। एलओसी जिसको हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच का मिलिट्री कंट्रोल लाइन है। लाइन ऑफ कंट्रोल को सीज फायर लाइन के नाम से जाना जाता था। जुलाई 1972 को शिमला एग्रीमेंट हुआ और इसको एलओसी नाम दे दिया गया। आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं जो आपका जम्मू कश्मीर का जो शेडेड पार्ट है वो अभी, जिसको हम पाक ऑक्युपाई कश्मीर कहते हैं, जो ब्लू कलर की जो आपकी लाइन चल रही है उसको एलसी भी कहते हैं और एलओसी भी कहते हैं। इसी के साथ आप थोड़ा साइड में देखें ऊपर मैप की तरफ एजीपीएल, जिसे मैं बाद में कवर करूंगा, वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर ही है, जो कि वर्तमान में अभी लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है उसके अंदर इसको सम्मिलित किया गया है। या पूरे मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। इसको मैं दोबारा रिपीट करूंगा। ये जो आपका ऑक्युपाइड चाइना है जिसे एलएसी कहते हैं, एलएसी को मैं बाद में करूंगा। ये येलो कलर की आपको जो कलर दिख रहा है उसे एजीपीएल कहते हैं, जो कि 124 किलोमीटर है। एलएसी जो 530 किलोमीटर है। उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल या एलसी जो कि टोटल 814 किलोमीटर जम्मू के अंदर है, और इससे जम्मू के अंदर कुछ पार्ट्स जिसे हम आईबी कहते हैं वो 264 किलोमीटर है। अभी आप यहाँ पे इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे ऊपर आप देखते हैं कि एजीपीएल हो गया, उसके बाद पीओक्यू हो गया, आपका लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया आपका, उसके बाद आपका आईबी हो गया, उसके बाद आपका एक्साइज चिन्ह हो गया जिसे हम एलएसी के नाम से जानते हैं। हमारे पाकिस्तान के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं जिसे मैं आपको बताना चाहूँगा। जो रेड क्लिफ लाइन है, ये रेड क्लिफ लाइन दो देशों में भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा बनाती है। रेड क्लिफ लाइन ब्रिटिश इंडिया को दो देशों में बांटती है, या सर क्रिल रेड क्लिफ के नाम पर जानी जाती है, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान को दो भागों में बांटा था। सर क्लिफ 8 जुलाई 1947 को रेड क्लिफ भारत आए थे और 5 सप्ताह के अंदर उन्होंने भारत के वेस्ट में एक रेखा खींची जो पाकिस्तान को भारत से अलग करती है, और इस रेखा का नाम जो वर्तमान में हम जानते हैं उसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। ये जो आप रेड कलर से देख रहे हैं, ये जो आपका जम्मू पाकिस्तान की बाउंड्री हो गई आपकी, ऊपर आपका कश्मीर हो गया, नीचे आपका गुजरात हो गया। ये पूरी लाइन को एक तरह से इसको खींचा गया था। इसे ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं किया गया था। कुछ जगह पे ऐसी आज के वर्तमान में दुविधा है कि जहाँ पे ये लाइन काफ़ी अंदर है, कहीं पे काफ़ी बाहर है। तो जल्दीबाजी में इस सारी चीज़ों को किया गया था, और मैप का और जो अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र है उसका पूरा डिटेल में स्टडी नहीं किया गया था। केवल एक लाइन खींची गई थी और दोनों देशों को आपस में एक बाउंड्री दी गई थी। और भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान और इंडिया कश्मीर मुद्दे के ऊपर 4 बार आपस में लगातार एक प्रकार की लड़ाई लड़ चुका है। फर्स्ट कश्मीर वार जो 1947 और 48 में हुआ था, और 22 अक्टूबर 1947 से लेकर 5 जनवरी 1949 तक चला, जिसका परिणाम सीज फायर लाइन जो यूएन के द्वारा घोषित की गई थी, और जिसमें पाकिस्तान ने क्या किया था, थर्ड पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर को क्या किया था, ऑक्युपाई कर लिया था।
जिसमें कि आज का आज़ाद कश्मीर, गिलगिट एंड बल्तिस्तान। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह, जो कि जम्मू कश्मीर के राजा थे, भारत से मदद मांगी और एग्रीमेंट साइन किया, और इस तरह से भारत कश्मीर का अपना अभिन्न अंग मानता है। इसके बारे में आप पहले भी जान चुके होंगे कि जो कश्मीर था वो पहले से अलग था, उसे इंडिया के साथ नहीं जोड़ा गया था। लेकिन जब 1947 और 48 का पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर कश्मीर की तरफ से ऑक्युपाई करने की कोशिश करी, तो 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह को भारत से मदद मांगनी पड़ी। भारत ने उसको मदद दी, और इसी दावे से क्या करता है, भारत हमेशा कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता है। पाकिस्तान हमेशा कुछ न कुछ गतिविधियां करते रहता है, और दोबारा 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर, जो कि जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन करके इंसर्जेंसी को फैलाना था, उसको लॉन्च किया, और उसके बाद बड़े अटैक पे अपने मिलिट्री को यहाँ पे इन्वॉल्व किया। और ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद सबसे बड़ा जो आर्मर्ड मूवमेंट था वो यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के द्वारा हुआ है। इसके अंदर जो मेन बातें थी वो था ताशकंद डिक्लेरेशन। ताशकंद डिक्लेरेशन जो हुआ वो इंडिया और पाकिस्तान के बाद बीच में हुआ था, और ये 10 जनवरी 1966 में जो पहले जिसे हम कहते हैं यूएसएसआर, उसके अंदर में था, वर्तमान में जो अभी उज्बेकिस्तान के अंदर है। और इसमें इन्वॉल्वमेंट आपका पूरा उसका यूनियन, सोवियत यूनियन का था इसके अंदर। ये आप इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये पूरा डिक्लेरेशन हुआ था, और ये दोनों हमारे उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच में हुआ था। ये आप फोटो देख सकते हैं, आप यहाँ पे आप इनको क्लियर पहचान सकते हैं। उसके बाद लगातार ये चीज़ें बढ़ती गई, और पाकिस्तान का हमेशा इन्वॉल्वमेंट रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया को कहीं नीचे दिखाना रहा है। हर बार कुछ ना कुछ नई तरीके से वो अपनी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है, और इसी तरह से वो आगे बढ़ता गया। और 3 दिसंबर 1971 से लेके 16 दिसंबर 1971 के बीच में जो 1971 का वॉर है वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ। और ये मेनली जो हुआ था ये ईस्टर्न फ्रंट पे हुआ था, जिसे हम आज वेस्ट बंगाल की सीमा से जोड़ते हैं। और बहुत बड़ी बात है कि इसमें इंडिया विक्ट्री हुई है, और बहुत ताज्जुब की बात है कि जो मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते आप लोग, 90,000 सोल्जर इसमें हमारे इंडियन आर्मी ने सरेंडर कराए थे, जिसमें कि उस समय तत्कालिक जो उनके सेना प्रमुख थे लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी साहब पाकिस्तान आर्मी के कमांडर थे, और वो खुद यहाँ पे सरेंडर हुए थे। और सारे जितने भी सरेंडर लोग थे इनको आगरा जिसे कहते हैं वहाँ पे सरेंडर किया गया था। तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी इंडिया के पास उस समय की। लेकिन ये सारी चीज़ें दोबारा पाकिस्तान के फेवर में चली जाती है। दोबारा 1972 में आपका शिमला एग्रीमेंट आता है, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तस्वीर के अंदर आप काफ़ी पुरानी अखबार की तस्वीरें हैं तो जो आप देख सकते हैं, नियाजी अपील फॉर सीज फायर। तो ये अखबार की फ़ोटो काफ़ी पुरानी है, इसमें आप देखो, इसको मनन करो।
तो कल लगातार ये चीज़ें चलती रही पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। अभी मैं थोड़ा सा आपको एलओसी के बारे में बताऊंगा। एलओसी क्या है? शिमला एग्रीमेंट के बाद सीज फायर लाइन को एलओसी नाम दे दिया गया। इससे पहले आपने दो नाम सुने थे। ये लाइन इंटरनेशनल बाउंड्री के नाम से नहीं जानी जाती है, जिसे हम आईबी कहते हैं, उसके नाम से इसे नहीं जाना जाता है। और ये जो अभी तक एलसी चल रही थी, सीज फायर लाइन चल रही थी, उसी का जो नया रूप आया है वो अब बढ़कर आ गया है एलओसी। और जिसका टोटल डिस्टेंस जो हमारा एलओसी का है वो है 814 किलोमीटर। जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये हमारे जितने भी बड़े आर्मी के अफसर थे उन्होंने इसको साइन किया है इस फोटो में। और ये आप जो 1971 का वॉर हुआ था उसके अंदर हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो जी थे। इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था और ये एग्रीमेंट हुआ था शिमला में हुआ था और 2 जुलाई 1972 के अंदर ये चीज़ें हुई थी। ये AGPL ये शायद आपने पहले भी सुना होगा और लगता है कि काफ़ी क्रिटिकल वर्ड है और काफ़ी कम लोगों के बारे में पता है। जो AGPL है वो है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, जो कि टोटल हमारी 124 किलोमीटर की है। और ये हमारा अभी पाकिस्तान के साथ लगता है। और जो अभी वर्तमान में है वो अभी अपना जम्मू कश्मीर से जो अपना यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख रीजन अलग हुआ है उसके अंदर ये चीज़ें हैं, ये इलाका पड़ता है। जो AGPL है ये अभी जिसको हम कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर, जो कि आपने कई बार सुना होगा। सियाचिन ग्लेशियर क्या है, कहाँ है, क्या है, तो ये उस इलाके को दर्शाता है। और ये जो आपका LOC है, LOC से आपका सियाचिन ग्लेशियर शुरू होता है और लास्ट में ये चाइना से आपका इसका बाउंड्री ख़त्म होता है, जो कि तकरीबन टोटल 124 किलोमीटर है। जो सियाचिन ग्लेशियर का जो कॉन्फ्लिक्ट है मेनली वो ऑपरेशन मेघदूत के नाम से जाना जाता है, जो 1984 में, जिसे हम सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये सियाचिन ग्लेशियर के बीच में हुआ था। ऑपरेशन मेघदूत मेनली जो हमारा सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट था उसके बारे में हमें बताता है। और ये अपना 13 अप्रैल 1984 को शुरू हुआ था और लोकेशन था इसका सियाचिन ग्लेशियर, जो कि अभी लद्दाख में है और जो लद्दाख अभी वर्तमान में यूनियन टेरिटरी के अंदर है। और इसमें मेनली इंडिया को विक्ट्री मिली थी। और जो इसका मेन जो मकसद था कि ये पूरा ग्लेशियर है, यहाँ पे -65 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर रहता है और काफ़ी टफ टेरेन है, सर्वाइवल करना काफ़ी टफ है इसके अंदर। और यहाँ पे हमारे आमने सामने ये 3 पार्ट में बटा हुआ है, फर्स्ट ग्लेशियर, सेकंड ग्लेशियर, थर्ड ग्लेशियर में बटा हुआ है। और आमने सामने हमारे भी और पाकिस्तान के दोनों तरफ इसके अंदर पोस्टें बनी हुई हैं और काफ़ी टफ सर्वाइवल होता है इसके अंदर। और कुछ इसके पीछे कॉन्फ्लिक्ट हुआ है कि पहले पाकिस्तान के कुछ माउंटेनियर अपोजिट साइड से इसके ऊपर माउंटेनिंग करते थे, जो कि बाहर से कहीं से इनको सपोर्टेड था, लेकिन अगेंस्ट कुछ विक्टिम्स मिले हैं हमें इनके अगेंस्ट। और जो कि इनका जो इरादा था वो काफ़ी
गलत था। यहाँ पे काफ़ी इनको लॉजिक सपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे पहले से ही प्रोवाइड की गई थी। जैसे कि आपने 1999 में कारगिल वॉर के टाइम पे देखा था कि पाकिस्तान हमेशा डोमिनेटेड पोजीशन में था और एग्रेशन मोड में था और डिफेंसिव मोड में था। सेम उसी तरह से ये मेघदूत के टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था। लेकिन आपको पता ही है कि इंडिया काफ़ी हिम्मत वाला हमारे पास जो हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर हैं वो किसी भी ट्रेन में सर्वाइव कर लेते हैं। टफेस्ट टेरेन हो वहाँ पे सर्वाइव करते हैं और उन्होंने इसको अंजाम दिया और फाइनली जो फिर एक लाइन डिसाइड हुई उसे जैसे हम आज EGPL के नाम से जानते हैं। अभी जो आप EGPL जानते हैं वो एक्चुअली ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है और जिसे अब पुराने ज़माने में कभी लद्दाख किया जाता था, कहा जाता था। और आपको पता ही है कि जिस भाई ने लद्दाख सुना हो तो आई थिंक काफ़ी टफ वर्ड होता था सुनने के लिए, लेकिन वर्तमान में काफ़ी अच्छी सुविधाएं वहाँ पे हैं और लेकिन सर्वाइवल करना काफ़ी टफ है। मेनली जो 124 किलोमीटर का जो एरिया है काफ़ी टफेस्ट है और आप जो हाई रीजन में जाने के बाद आप लंबे समय तक वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा सकते हैं। लेकिन अभी हमारी सरकार काफ़ी उसके ऊपर काम कर रही है। अच्छे तरीके के इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं, अच्छे तरीके के कपड़े दिए जा रहे हैं, जो वहाँ पे रहने के लिए उनको सुविधा दी जा रही है। लेकिन एक नेचुरली होता है और एक आप अननेचुरली वट एवर यू आर प्रोवाइडिंग, जो भी आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी वेरिएशन आती है। काफ़ी टफ लाइफ है लद्दाख के अंदर और सरवाइव करना काफ़ी टफ है। अभी नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो करेंगे LAC के ऊपर। LAC जिसे हम कहते हैं एक्चुअल कंट्रोल लाइन या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि इंडिया को चाइना से विभाजित करता है। पर मेनली जो इनिशियल में जो लाइन डिसाइड की गई थी ये आपकी जो जम्मू कश्मीर में डिसाइड की गई थी, लेकिन अभी वर्तमान में ये अभी लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर है। और इसमें मेनली जो इनिशियल में इसको नाम दिया गया था 4 स्टेट्स के अंदर इन्वॉल्व हैं। उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, आपका सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। जो इनिशियल लाइन थी वो तकरीबन 530 किलोमीटर की लाइन थी, जो आज जिसे हम एक्साई चिन के बाउंड्री के नाम से भी जानते हैं। बाकी जो मैकमोन लाइन है वो तकरीबन 3526 किलोमीटर की वर्तमान में ये जानी जाती है। चाइना के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहे हमारे पहले से, जो हमारा पहला जो चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1962 में हिमालय की बॉर्डर के ऊपर, जिसको हम एक वॉर के नाम से भी जान सकते हैं। 1962 का युद्ध आपने सुना होगा, जो कि 20 अक्टूबर और 21 नवंबर 2062 तक 1 महीना और 1 दिन तक चला और जनरली इसे एक्साई चिन के नाम से जानते हैं। और इसमें कहते हैं कि चाइना विक्ट्री हुई थी, लेकिन अपने जो इंडियन आर्मी के फोर्सेस थे काफ़ी कहानियां हैं और काफ़ी चक्रा इस युद्ध के अंदर मिले हैं।
लेकिन फाइनली इसका रिजल्ट क्या हुआ कि चाइना ने कुछ पार्ट इंडिया का अपने अंडर में ले लिया था। उसके बाद दोबारा आपने नाथुला काफ़ी सुना होगा, आपने नाथुला बॉर्डर, जो कि 11 से लेकर 14 सितंबर 1967 के ऊपर, इसके ऊपर आपने कुछ मूवीज़ भी देखी होंगी, कुछ आपने सीरियल्स भी देखे होंगे। ये वार हुआ था और इसमें हमारे कुछ इंडियन आर्मी के काफ़ी बहादुर सोल्जर थे। इसमें खासकर गोरखा के कुछ रेजिमेंट्स थी जिन्होंने इसके ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया था और फाइनली इंडिया इसके ऊपर विक्ट्री मानी जाती है। इसके बाद हमारा चाइना के साथ शिमला कन्वेंशन हुआ, जो कि बहुत पहले 1913 में शिमला के अंदर हुआ था। 1913 और 1914 में हुआ था, और जिसके नाम से हम वही मैकमोन लाइन, जो सर हेनरी मैकमोन आए थे उनके नाम से ये लाइन पड़ी थी यहाँ पे। ये लाइन जो बिटवीन जो हमारा तिब्बतियन रीजन था और नॉर्थन ईस्ट रीजन था इंडिया और चाइना के बीच, उस समय यहाँ पे हेनरी मैकमोन सर थे। 1914 में शिमला कन्वेंशन के अंदर ये लाइनें खींची गई थी। स्लाइड में देख सकते हैं सर हेनरी की, और उसी की बेसिस पे ये मैकमोन लाइन का यहाँ पे नाम। अभी तक आप लोगों ने काफ़ी डिटेल में अपने जो भारतवर्ष के अलग अलग नामों से जो बाउंड्री जानी जाती है उसके बारे में पूरी स्लाइड के अंदर सुना, समझा। शुरू से आपने कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या हुई है हमारे खासकर पाकिस्तान और चाइना के साथ, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर करी है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो को ध्यान से सुनिए, देखिए और मनन करिए। आगे इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और आपसे उम्मीद है कि आप जरूर इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।